हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 17/9/2018 आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो हुआ था उसका जीएस क्वेश्चंस के बारे में। जीएस आप इस पर फोकस करेंगे। जीएस मतलब जनरल साइंस, आपका जनरल इसमें जिसमें आपको पूरा जीएस के सेक्शन में आपको करंट अफेयर वगैरह पूछता है वो हम नहीं करवाने वाले हैं। जीएस करवाने वाले हैं जनरल साइंस, जो इसका वेटेज 50% रहता है। अगर आपको 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से पूछा जाता है। तो आइए उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। जितना क्वेश्चन आपका 17/9/2018 में पूछा गया है उतना क्वेश्चंस का आइए हम बात करते हैं। तो बिना बकवास किए हुए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। हाँ, अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और नेक्स्ट वीडियो को लाने में मुझे क्या होता है, सहायता होता है। आइए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, अपना पेन ब्लैक। ओके, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है कि जब तक किसी पिंड पर, इसका मैं ऑप्शन यहाँ सीधा आंसर बता देता हूँ। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या होती है, आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया है, में निरंतर परिवर्तन होता है। तो जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल को लगाया जाता है, असंतुलित बल का मतलब कोई निश्चित बल नहीं। जैसे हम आपको बता दें कि ये मेरे पास मान लो बोया का माइक वाला है, तो इसमें असंतुलित बल, एक बार हम इसको धीरे से धक्का मारें, एक बार हम इसको जोर से धक्का मारें, मान लो फिर उससे थोड़ा सा धीरे मारें, थोड़ा सा तेज मारें, तो असंतुलित बल लगा रहे हैं। मतलब कोई फिक्स बल इस पर लगा नहीं रहे। जैसे कोई चीज़ को बार बार आप हथौड़े से कोई चीज़ को आप ठोकते हो तो बार बार एक ही मतलब बल लगा के ठोकते नहीं हो। जैसे आप कहीं पे कील वगैरह घुसाते हो तो वहाँ क्या एक ही स्पीड से ठोकते हो उसको, नहीं, शुरुआत में ज़्यादा तेज से मारते हो, कुछ देर जाता, कुछ अंदर घुसता तो कुछ धीरे मारते हो। तो देखो क्या बोल रहा है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता है। अब देखिए इसका आंसर होगा चाल। चाल क्या मतलब, इसको अगर हम धीरे से मारें तो ये धीरे से रनिंग करेगा, इसको अगर जोर से मारें तो जोर से चला जाएगा। तो क्या होगा, जब किसी वस्तु पर हम असंतुलित बल को लगाते हैं तो उसका चाल में क्या होता है, निरंतर बदलाव होते रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है कि निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है। जो अंडा को निषेचित होता है, ये अंडा आप मानव के संदर्भ में देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे, क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र को आप अगर जब पढ़ोगे तब वहाँ पे आपको निषेचित अंडा, शुक्राणु, अंडाणु सब पढ़ने को मिलेगा। जब उस टॉपिक पे आएंगे तब हम आपको उसको बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, गर्भाशय। क्या होगा, गर्भाशय। गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। हाँ, अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पिंटू क्लासेस पटना। क्या, पिंटू क्लासेस पटना। इसका नीचे में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सेम टू सेम आपको PDF मिलेगा। बोल रहे निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है, तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है कि निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। इसका एक्चुअली मैं आंसर ही सिर्फ लिखा हूँ आयरन। इसमें आपको और ऑप्शन दिया होगा, एल्युमिनियम दिया हुआ, मैग्नीशियम दिया हुआ, सिलिकॉन दिया होगा, लेकिन उस सब में क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द से लिया है। तो आयरन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Fe। ठीक है, और कहेगा आपको आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 26 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जानते हैं, तो भार के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। बोल रहा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई वृत्तीय पथ है, इस पर कोई वस्तु क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो इसके अंदर की ओर, ये जो बाहर से अंदर की ओर फोर्स आपको लगेगा, ये बाहर से जो अंदर की ओर बल लगेगा, इस बल को क्या कहते हैं, तो इस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम। आपको कहेगा एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है इसका Al और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है? 13। बोल रहा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम अभिक्रिया करती है वाष्प के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? आपको और भी ऑप्शन दिए होंगे, धातु दिए होंगे, अधातु दिए होंगे, आपको मेटलर्ड दिया होगा, इनमें से कोई नहीं दिया होगा, लेकिन इसका सही उत्तर उस सब में होगा अधातु। मैं अगला बार जब क्वेश्चन लाऊंगा तो ABCD करके लाऊंगा तो आपको आसानी से चीज़ें क्या होगी समझ में आएगी। देखो, निम्न में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अधातु। अधातु जो है सो ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन गर्म रक्त वाला है? आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन उसमें से कबूतर जो आपका होगा वो कबूतर क्या है? गर्म रक्त वाला जानवर है। गर्म रक्त वाला क्या है? पंछी है। ठीक है, आप इसको कह सकते हो जानवर, कोई दिक्कत नहीं कहने में। ठीक है। अब देखो 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ये सारा क्वेश्चन जो आपको करवा रहे हैं ये 17/9/2018 में जो क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में, किसमें? ग्रुप डी में, वो आपको करवा रहे हैं। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो इसका सही आंसर होगा 18वें। 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उसमें क्या होता है? बाहरी कोश पूर्ण होता है। जैसे आपको कहेगा आर्गन, ठीक है, यहाँ से आपका इसमें आ जाता है नियॉन, ठीक है, यहाँ से आपका हेलियम भी आ जाता है बाहरी कक्षा में, इसमें पूरा पूर्ण होता है हेलियम, नियॉन, आर्गन। उसके बाद आपका इसके अंदर आ जाता है जेनॉन, ठीक है, इसके अंदर आपका आ जाता है रेडॉन। ये सब जो आपका इसके अंदर आ जाता है आपका क्रिप्टन। ये सब जो है सो 18वें क्या है? 18वें समूह के तत्व हैं और इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है? पूर्ण होता है। मतलब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन या तो 8 होगा या हाँ, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। मतलब पूरा इसका कोष्ठक कितना होता है? पूरा होता है। जैसे आपको एग्जांपल दे दें, यहाँ पे आपको आर्गन का बोलेगा निकालने, तो आर्गन का होता है 18। तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2, 8 और 8। तो देखो बाहरी कक्षा में इसका 8 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है। तो बाहरी पूर्ण क्या? बाहरी कक्षा क्या इसका है? पूरा पूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा 18वें नंबर का। ठीक है। अब देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा पारपोइसेस। क्या होगा? पारपोइसेस। पारपोइसेस एक ऐसा जानवर है जो प्राध्वनि को उत्पन्न करता है। प्राध्वनि को क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? आपको इसमें ऑप्शन दिया होगा कि इसमें आपको विरल माध्यम में, सघन माध्यम में, ठोस माध्यम में, किस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है। देखो इसको आप समझोगे कि यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका लोहा है, ठीक है, ये आपका है लोहा, और इसके बाद मान लो यहाँ पे आपका है प्लास्टिक, ठीक है, ये है ऊपर वाला ये लोहा और नीचे वाला है मान लो ये प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। अगर आप इसमें यहाँ से आवाज़ करोगे, यहाँ पे आप अगर कोई पत्थर को पटकोगे तो इसका आवाज़ इधर से इधर जाने में तुरंत पहुँच जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आपको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। और यही आपके पास प्लास्टिक है, अगर इसमें आप यहाँ पे कोई चीज़ पटकते हो, यहाँ पे कोई चीज़ को आप थ्रो आउट करते हो, तो यहाँ से यहाँ तक साउंड जाने में यहाँ के अपेक्षा यहाँ ज़्यादा लगता है। तो सघन माध्यम में मतलब ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है और विरल माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो आपको कहेगा ठोस लोहा ज़्यादा ठोस है कि प्लास्टिक ज़्यादा ठोस है? आपको किसको पकड़ने में ज़्यादा ठोस लगता है? मतलब किसको आप आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हो, प्लास्टिक को कि लोहा को? तो प्लास्टिक को आप आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हो तो वो क्या हो गया? वो विरल हो गया। और आप लोहा को आसानी से तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो तो वो हो गया सघन। तो सघन माध्यम में क्या होता है? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है।
अब देखिए 30 नंबर बोल रहा है एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही आंसर होगा दाब। देखो सुचालक का प्रतिरोध R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। तो देखो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। L का मतलब होता है लेंथ, कोई तार का लंबाई। A का मतलब होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, देखो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको दाब जो है, प्रेशर जो दिया हुआ है, क्या इस पर डिपेंड करता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए इसका आपको समझ में आ गया कि दाब जो है सो किस पर डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोध पर क्या दाब डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है V = IR, और यहाँ से R बराबर आप निकालोगे तो निकलेगा आपका V/I। तो देखो यहाँ भी वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है और करंट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन दाब पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, धोवन सोडा के अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 10। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है धोवन सोडा को कहेगा आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, वाशिंग सोडा। अब देखिए वाशिंग सोडा का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10 टाइम H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10 टाइम H2O होता है। तो देखो बोल रहा है इसमें पानी के कितने अणु होते हैं, तो पानी का फार्मूला कितना होता है, आपको मैं थोड़ा पेन चेंज करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो पानी का फार्मूला होता है H2O, तो H2O में कितना गुना है, 10 गुना है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 गुना है, तो कितना गुना पानी होगा, तो 10 गुना पानी होगा। तो पूरा धोवन सोडा के एक अणु में यहाँ से यहाँ तक पूरा ये है धोवन सोडा का फार्मूला। अब इसके अंदर पानी कितना है, तो 10 गुना पानी है, तो इसका आंसर होगा 10। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। आप इसको सटीकता से सही से मारेंगे, क्योंकि रेलवे का पैटर्न बदल चुका है। अगर आप इस पैटर्न के अनुसार नहीं बदल पाए तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी कठिन हो सकता है। ठीक है, अब इस तरह से टोटल 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने में मोटिवेशन पैदा हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल।